3 जो रहता है, विभाग 3 के लिए पूरक पठन आपको पूछा जाता है। एक पूरक पठन रहता है गद्य विभाग से और एक पूरक पठन पूछा जाता है पद्य विभाग से। पहला जो पूरक पठन प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन प्रश्न क्रमांक 3 में 4 अंक के लिए पहला जो रहता है वह गद्य विभाग से रहता है और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है पूरक पठन के लिए 4 अंक के लिए वो पद्य विभाग से पूछा जाता है। तो किस तरह से पूरक पठन हमारे जो 9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती में कौन कौन से पाठ और कौन कौन से कविता पूरक पठन में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। विभाग 3 पूरक पठन पठित गद्यांश और पद्यांश। जो पूरक पठन रहते हैं वो पठित ही रहते हैं, जो किताब में से ही जो पाठ है उसी में से ही परिच्छेद आपको पूछा जाता है। किताब के बाहर में से कोई ही जो परिच्छेद है वो किताब के बाहर में से नहीं पूछा जाता है। तो पूरक पठन पठित ही रहते हैं और एक पूरक पठन आता है गद्यांश 4 अंक के लिए, दूसरा पूरक पठन आता है पद्यांश 4 अंक के लिए और उसका जो कृति विभाजन किया है इस प्रकार से है। जैसे गद्य के लिए पूरक पठन पूछा जाता है तो आकलन कृति में 2 अंक के लिए आकलन कृति रहती है जिसमें संजाल पूर्ण कीजिए, एक प्रश्न के उत्तर लिखिए, पर्याय लिखिए। इस तरह से आकलन कृति के लिए 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है जो परिच्छेद से रिलेटेड होता है और परिच्छेद पढ़कर आपको जो आकलन कृति में प्रश्न पूछा है वो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। दूसरा जो रहता है गद्य विभाग में 4 अंक के लिए दूसरा जो प्रश्न रहता है अभिव्यक्ति स्वमत। अभिव्यक्ति स्वमत यानी जो ही परिच्छेद में रिलेटेड जो परिच्छेद दिया है उसी से रिलेटेड आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, वो अभिव्यक्ति सहमत का रहता है जिसमें पूछा जाता है कि इस विचार से आप सहमत है या नहीं। परंतु आपको जब भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें सहमत है पॉजिटिव ही उत्तर आपको परीक्षा में लिखना होता है। सहमत के प्रश्न जो रहता है 2 अंक के लिए रहता है और सहमत के प्रश्न जब आप उसका उत्तर लिखते हैं, जवाब लिखते हैं तो 2 परिच्छेद में 4-4 लाइन में आना चाहिए और जो आप लिखते हैं सहमत के आंसर वो परिच्छेद के रिलेटेड से ही संबंधित ही उसका आंसर आपको लिखना चाहिए और जो आपकी भाषा रहती है वो भाषा भी शुद्ध होना चाहिए। जो बोली भाषा रहती है उसमें आपको लिखना नहीं है, व्याकरण का भी ध्यान आपको उसमें रखना होता है। इस तरह से आपको अभिव्यक्ति सहमत लिखना होता है और अभिव्यक्ति सहमत में कम से कम मार्क आपके काटे जाते हैं और अभिव्यक्ति सहमत का क्वेश्चन आप लिखते हैं तो भी आपको पास होने या हिंदी में मार्क बढ़ने में कोशिश करते हैं। तो अभिव्यक्ति सहमत का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है वो आपको लिखना होता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है पूरक पठन में विभाग 3 में वो रहता है पद्य विभाग। पद्य यानी क्या होता है? कविता होती है और अपने हिंदी विषय में पूरक पठन की 2 कविता दी है तो 2 कविता में से एक पूरक पठन पद्य विभाग से पूछा जाता है और वो 4 अंक के लिए पूछा जाता है और उसकी कृति भी इस तरह से दिया है। आकलन कृति 2 अंक। 2 अंक में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे संजाल पूर्ण कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पर्यायी शब्द देखकर सही उत्तर लिखिए, उचित जोड़ियां लगाइए,
इसमें से कोई प्रश्न आपको पद्य विभाग से पूछा जाता है 2 अंक के लिए। और दूसरा जो प्रश्न रहता है पूरक पठन में 2 अंक के लिए, वो भी स्वमत अभिव्यक्ति का ही रहता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्वमत अभिव्यक्ति में जो पंक्ति से रिलेटेड ही, कविता से रिलेटेड ही आपको प्रश्न पूछा जाता है और उसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि विभाग 3 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरक पठन रहते हैं और 8 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पेपर पैटर्न रहता है, जैसे किताब में से गद्य के लिए 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद में कविता के लिए 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरक पठन से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 40 मार्क का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो परिच्छेद रहते हैं। परिच्छेद पढ़कर आपको सवालों के जवाब लिखना होता है। इस तरह से पेपर पैटर्न हमारा रहता है और इसी तरह से हमें पढ़ना है, परिच्छेद पढ़ना है। जो पुराने आपके भाई बहन वगैरह होंगे और वो 9वीं में पिछले साल होंगे और उनके पेपर वगैरह, उनके पेपर देखो किस तरह से पेपर आता है, वो पढ़ो और सराव करो सवाल जवाब लिखने का और प्रैक्टिस करो। तो 40 मार्क का जो रहता है किताबों से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें परिच्छेद रहता है, स्वमत रहता है, आकलन रहता है, पंक्तियां रहती है, पंक्तियों का भावार्थ लिखना होता है। और थोड़ा सा और बताता हूँ आगे का। ये 40 मार्क का हो गया किताबों से संबंधित। और जो 40 मार्क का जो प्रश्न पूछा जाता है, 40 धन 40 80 मार्क का आपको हिंदी का पेपर रहता है। तो 40 मार्क के पेपर में से 12 मार्क का जो, अभी मैं 1-2 दिन में मेरा सेशन रहेगा तो व्याकरण ही है, व्याकरण में पढ़ाने वाला हूँ। 12 मार्क का व्याकरण पूछी जाता है। धन 28 मार्क है, वो 28 मार्क जो पूछा जाता है विभाग 5 में, वो रहता है उपार्जित लेखन। और व्याकरण को भाषा अभ्यास कहते हैं। भाषा अभ्यास 12 मार्क के लिए पूछा जाते हैं। धन 28 मार्क जो रहते हैं उपार्जित लेखन के लिए पूछे जाते हैं। तो उपार्जित लेखन में 28 मार्क में ए आता है, जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, जाहिरात लेखन, वृत्तांत लेखन। और एक परिच्छेद दिया जाता है आपको। परिच्छेद पढ़कर आपको 5 सवाल बनाने होते हैं। सवाल कैसे रहते हैं, जैसे हम देखते हैं परिच्छेद के बाद में जो सवाल आते हैं, कौन, कैसे, क्या, क्यों, किसे, और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह आता है। इस तरह से आपको 5 सवाल भी बनाने होते हैं। तो इससे रिलेटेड, ऑल ओवर रिलेटेड, मैंने आपको 80 मार्क का पेपर का जानकारी बताया है और इसी तरह से आपको पेपर भी फाइनल एग्जाम के लिए आता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेपर किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, परिच्छेद किस तरह से आपको पढ़ना है और उसके बाद में परिच्छेद के आंसर आपको किस तरह से लिखना है। कुछ नहीं है, परिच्छेद देखना है, परिच्छेद में आपको आंसर मिलता है और परिच्छेद देखकर आपको आंसर लिखना है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा घर में जब हम लेसन लेते हैं तो थोड़ी हिंदी की भी पढ़ाई करना है और जो पीछे जो स्वाध्याय दिया है वो भी पढ़ना है। अतिरिक्त आपको ज्यादा जानकारी होंगी तो अतिरिक्त आप क्वेश्चन बना के आंसर भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही ये हिंदी सब्जेक्ट और 80 मार्क का रहता है। 80 में से आप तो बहुत होशियार लड़का है, वो तो 80 में से 70-75 मार्क तो आसान से ला सकता है और आसान से हिंदी पेपर में आप पास हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। विभाग 3 पूरक पठन, गद्य अंक 4, पद्य 4 अंक, कुल अंक 8 अंक। तो प्रश्न क्रमांक 3 में अ में पहला जो प्रश्न रहता है
निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 रहता है और विभाग 3 पूरक पठन रहता है। और जो पहला प्रश्न जो पूछा रहता है प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न का प्रारूप इस तरह से रहता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला क्वेश्चन रहता है आकलन कृति, जैसे मैंने आपको बोला था संजाल, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पर्याय उत्तर लिखिए, इस तरह से या क्रम लगाकर उत्तर लिखे, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक रहता है। किसी प्रश्न में 4 चौकट दिए रहते तो 4 चौकट में ही आपको उत्तर लिखना होता है। उस हर चौकट के लिए आधा अंक दिया जाता है। कोई प्रश्न में 2 चौकट भी दिया रहता है तो जो चौकट में ही आपका आंसर लिखना होता है, तो एक चौकट के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। परंतु जब आपको संजाल दिया है, संजाल यानी चौकट, तो चौकट में ही आपको उत्तर या जवाब लिखना होता है। और दूसरा जो आपको बोला था अभिव्यक्ति सहमत, तो पूरक पठन में अभिव्यक्ति सहमत 4 अंक के लिए पूछा जाता है। जैसे पद्य में भी अभिव्यक्ति सहमत पूछा जाता है, उसी तरह से गद्य में भी अभिव्यक्ति सहमत पूछा जाता है। तो पूरक पठन में आप 8 अंक में से 6 या आपका पूरा रिवीजन हुआ होगा और आपने अच्छी तरह से आंसर लिखा होगा, तो 8 में से 8 अंक आसानी से आप मिला सकते हैं। तो पूरक पठन में पूरक पठन में तो पूरक पठन में गद्य और पद्य, पूरक पठन में गद्य और पद्य, तो गद्य दिए गए हैं। पूरक पठन में गद्य है यानी पाठ है, पूरक पठन पाठ। पहला है कबीर, दूसरा है रात का चौकीदार, तीसरा है जंगल और चौथा है मेरे पिताजी। पूरक पठन पद्य विभाग में 2 पद्य है। पहला है ए सखी और दूसरा है निसर्ग वैभव। तो इस तरह से 4 गद्य आपको दिए हैं। तो 4 गद्य में से कोई भी एक गद्य पूरक पठन के लिए पूछा जाता है और 2 पद्य जो है, 2 पद्य है। पद्य में से कोई भी एक परिच्छेद आपको 4 अंक के लिए 9वीं कक्षा के पेपर में पूछा जाता है। तो गद्य विभाग में दिया गया है एक कबीर, दूसरा है रात का चौकीदार, तीसरा जो पद्य का नाम है जंगल और चौथा जो पद्य का नाम है मेरे पिताजी। और पद्य में जो दिया गया है पहला है ए सखी और दूसरा है निसर्ग वैभव। तो पूरक पठन आपको परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक परिच्छेद आपको दिया जाता है और आपको परिच्छेद पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। तो परिच्छेद पढ़ना है
और निम्नलिखित प्रश्न है, उनका सवाल का जवाब आपको जब परीक्षा आती है, परीक्षा में पेपर आपको मिलता है, तो नए पेज से आपको शुरुआत करना है। ऊपर में हेडलाइन डालना होता है, विभाग 3 पूरक पठन, और नीचे प्रश्न क्रमांक के अनुसार आपको उत्तर लिखना होता है। तो परिच्छेद किस तरह से आता है, प्रश्न किस तरह से आते हैं, वो हम देखेंगे, और प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है इसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। तो पहला जो परिच्छेद दिया है और अंक 4 के लिए प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो परिच्छेद है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटार फटकार कर चल देने वाले तेज कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विरासता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने वाले भी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। ये जो पूरक पठन है कबीर पाठ है, और इसी में से परिच्छेद लिया गया है, और एग्जाम में भी इसी तरह से आपको परिच्छेद दिया रहता है। परिच्छेद आपको पढ़ना रहता है, और परिच्छेद में जो दिए गए प्रश्न है उसका उत्तर लिखना होता है। तो इस तरह से प्रश्न भी दिए रहते हैं। जैसे हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न रहता है प्रश्न क्रमांक 3, और निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उत्तर लिखिए। और पहला प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कबीर के बारे में, और पहला प्रश्न है, महिमा में उदंत और अतिथि यह जो कबीर और तुम्हारी देंगी थी। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो कबीर के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है, महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी, तो इसमें आपको आंसर दिखेगा। तो महिमा में कबीर के जो प्रतिस्पर्धी थे वो कौन थे? महिमा में जो कबीर के प्रतिस्पर्धी थे वो तुलसीदास जी थे। कबीर और तुलसीदास के बारे में ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो महिमा में कबीर के जो प्रतिस्पर्धी थे वो तुलसीदास है। इस तरह से हमें पैसेज परिच्छेद पढ़ना है और उसके आंसर देखना है। तो महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो पहले इसका आंसर जो है तुलसीदास है।
दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी। तो कौन सी समानता दोनों में थी? तुलसीदास और कबीर दोनों में यही समानता थी कि दोनों क्या थे? भक्त थे। यही क्या थी? एक समानता थी। इस तरह से हमें क्या करना है? चौकट में उसका उत्तर लिखना होता है, परिच्छेद पढ़ना होता है और परिच्छेद का उत्तर जैसा प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही दिया होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी, तो महिमा में यहाँ पे उत्तर दिया है कबीर के प्रतिस्पर्धी तुलसीदास जी थे। और दूसरे परिच्छेद में जो उत्तर दिया है कि वह समानता जो कबीर और तुलसीदास दोनों में थी, तो समानता दोनों में एक ही थी कि दोनों क्या थे? भक्त थे। और तीसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है 2 अंक के लिए, कबीर की विशेषताएं। तो हमें परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा, कबीर की विशेषताएं क्या है। तो परिच्छेद एक बार हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद जानता है, वो है तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण से एक भिन्न थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कबीर की विशेषताएं, तो हमें कबीर की विशेषताएं लिखना है। कबीर की विशेषताएं है मस्ती, ये कबीर की विशेषता में है। फकड़ाना स्वभाव, ये कबीर की विशेषताएं है। और सब कुछ झाड़ फाड़ कर चल देने वाले तेज स्वभाव, ये कबीर की विशेषताएं है। और वाणी, ये कबीर की विशेषताएं है जो हमें परिच्छेद में दिखाई देता है। इसी तरह से परिच्छेद पढ़कर हमें प्रश्न के उत्तर लिखना होता है। बहुत ही इजी है प्रश्न, जैसा प्रश्न आता है वही पढ़कर हमें परिच्छेद देखकर उसका उत्तर लिखना होता है। इस तरह से 2 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो सहमत अभिव्यक्ति का होता है, जो हमें सहमत यानी खुद के विचार लिखने होते हैं। जैसे कृति 2 सहमत अभिव्यक्ति, ये जो प्रश्न है इसमें कबीर का फकड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्य में लिखिए। तो कबीर के बारे में परिचित दिया है, कबीर के वैशिष्ट्य दिए हैं और कबीर के फकड़ाने के बारे में, कबीर कौन है? एक संत है। और उनके फकड़ाना के बारे में यहाँ पे हमें अपने विचार क्या करना है? लिखना है। तो इसका उत्तर भी दिया है आगे। उत्तर ये है कबीर का फकड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्य में लिखिए। जैसे स्वमत में हमें इस तरह से आंसर लिखना होता है। 4-4 लाइन के 2 परिच्छेद भी आपने बनाए और प्रश्न का उत्तर लिखा तो भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कबीर के बारे में पूछा है उसी तरह से कबीर के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा है और इस तरह से हमें उत्तर या जवाब लिखना होता है। कबीर को संत कवि कहा जाता है। कबीर के बारे में हमें विश्लेषण लिखना होता है। संत कवियों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन में
संचित अनुभव को काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा से, समाज से चली आ रही रही सड़ी गली कृतियों को, पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया। इन बातों को समाज में समक्ष रखने हुए उन्होंने किसी भी परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि ही कर सकता है। कबीर ने संत कवि होते हुए भी यह काम किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव फकड़ाना था। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से आपको उत्तर भी देना होता है। और आगे चलते हैं। इसी तरह से गद्य विभाग में 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे का भी हम जो परिच्छेद है वो देखेंगे, परिच्छेद पढ़ेंगे और परिच्छेद पढ़कर जो सवाल दिए हैं उसका आंसर भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो परिच्छेद दिया है पद्य विभाग से, रात का चौकीदार। इस तरह से आपको 4 अंक के लिए पूरक पठन पूछा जाता है और परिच्छेद दिया रहता है। परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। तो परिच्छेद दिया है, जब कॉलोनी में मैं तो भी 100 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौक से रखते हो कि नहीं? उनमें पूछा। तो ये परिच्छेद लिया है पूरक पठन रात का चौकीदार, और ये पठित पद्य गद्यांश है। और इसी तरह से 9वीं कक्षा में आपको परिच्छेद पूछा जाता है। और ये आगे हम पढ़ते हैं। हाँ सच जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखता और उन जरूरी हो जाता है। धनवान नहीं करे, यदि उनके घर चोरी चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेंगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देने इसीलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी का डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम बहुत छोटे आदमी है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडों बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ देखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धास मिलना भी रोज की बात है। इस तरह से परिच्छेद पूछा जाता है। ये परिच्छेद तो गद्य विभाग से, और पाठ का नाम है रात का चौकीदार। और ये परिच्छेद एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। 2 अंक के लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन दिए और कोई भी क्वेश्चन 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन कृति अंक 2, चौकीदार से मारपीट करने वाले।
तो चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन लोग रहते हैं, यहाँ पे हमें देखना है। जैसे नीचे में उसका उत्तर दिया है कि चौकीदार से मारपीट करने वाले नशे, पत्ते वाले, गुंडे, बदमाश। परिच्छेद हमने पढ़ा और हमें आंसर मिल ही गया है कि चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग नशे, हमें चौकट में उत्तर लिखना है, नशे, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। दूसरा है कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले लोगों के घरों की भी रखवाली करने का कारण। इसका भी आंसर दिया है कि उन्होंने बोला है कि हाँ सच है, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं केवल पैसे के लिए नहीं काम करता, फिर भी उनकी चौकसी रखता हूँ और जरूरी हो जाता है। दूसरा जो दिया है, चौकीदार का असुरक्षा का कारण। क्यों चौकीदार असुरक्षा रहता है? क्योंकि चौकीदार को भी जब कहीं चोरी होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है चौकीदार से ही, इसीलिए चौकीदार असुरक्षित रहता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते हैं। शरीफ लोगों से चौकीदार क्या क्या मिलते हैं, इसका भी आंसर दिया है। शरीफ लोगों को चौकीदार कौन कौन लोग मिलते हैं, इसका आंसर शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार, देश मिलने वाली रोज की बातें, ये क्या शरीफ दिखने वाले लोगों से मिलती है। इस तरह से हमें आंसर ढूंढना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुन गए हुए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये जो है 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा जो प्रश्न है वो रहता है कृति 2 में स्वमत अभिव्यक्ति। तो परिच्छेद से रिलेटेड ही आपको प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी चौकीदार के बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया है, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। लूट डकैती करने वाले ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। जो रात के समय सोसाइटी या घरों में लूट या डकैती करने के लिए आते हैं और चौकीदार उस सोसाइटी की रक्षा करता है और वो लूट डकैती वाली चौकीदार को क्या करता है, मारता है। तो ये समाचार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो इसमें आपके क्या विचार है, इसके बारे में आपके सहमत लिखना होता है और मैं उत्तर दिखाने वाला हूँ। उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। तो सहमत में हम इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। लूट डकैती करने वाले ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। तो उत्तर हमें इस तरह से लिखना होता है, या आपके खुद के विचार अलग होते हैं तो आपके खुद के विचार भी आप लिख सकते हैं। तो उत्तर है चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले चौकीदार पर ही जाता है। इसीलिए चौकीदार जहाँ तक वह चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता। चोर डकैतों का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। वो चौकीदार को अपने
रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं। कभी कभी उन्हें बुरी तरह से घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है। उसके काम में अड़चन डालना और उसे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध है। इसीलिए चोर डकैतों के चौकीदार के मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए। ये सहमत है, इस तरह से हमें सहमत लिखना होता है और इस तरह से आप सहमत लिखेंगे तो 2 अंक आपको मिलते हैं। और कुछ परिच्छेद हम देखने वाले हैं। जो परिच्छेद है, तीसरा परिच्छेद हम लेंगे वो है, तीसरा परिच्छेद का नाम है वो है जंगल। पूरक पठन से तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में भी वो खरगोश पालेगा। और तीसरा जो पूरक पठन है वो जंगल में से परिच्छेद लिया है। ये भी परिच्छेद आपको परीक्षा के लिए पूछा जाता है और इसका भी हम रिवीजन करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन करना है पेपर वो देखेंगे। तोते का पिंजरा लाएगा, तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था। उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालिंदर बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पार रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करोगे, सू सू छी छी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। इस तरह से जंगल एक पूरक पठन है। ये भी परिच्छेद आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो परिच्छेद पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देखना है और ढूंढना है और लिखना होता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आकलन कृति 1 में। तो पीयूष के परिवार के सदस्य, तो पीयूष के परिवार के सदस्य है उनके बारे में जानकारी इस परिच्छेद में दी है। कौन कौन से पीयूष के परिवार के सदस्य है, उनके सदस्य की जानकारी आपको लिखना होती है। तो यहाँ पे दिया है पीयूष के परिवार के सदस्य के बारे में जानकारी, जैसे शैलेश है, पीयूष है, पीयूष की माँ है, पीयूष की अम्मी है, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा, पीयूष की अम्मी। इस तरह से हमें सदस्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें सदस्य के बारे में लिखना होता है। दूसरा जो परिच्छेद दिया है, पीयूष में आए पशु पक्षी और पक्षी का नाम। अभी यहाँ पे दिया है तोता और खरगोश। परिच्छेद हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 पशु पक्षी का नाम दिया है, तोता और खरगोश। खरगोश और तोते के बारे में जानकारी दी है, परिच्छेद पढ़ना है और उसी तरह से हमें आंसर लिखना होता है। तो इस तरह से 2 अंक के लिए आपको आकलन कृति पूछा जाता है। परिच्छेद पढ़कर सवाल के जवाब आपको लिखना होता है। आगे आता है सहमत अभिव्यक्ति। तो सहमत अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा जाता है, क्यों पशु पक्षियों को पालना उचित है। जैसे हमने पढ़ा कि पशु पक्षी जो जंगल में हमें अच्छे दिखते हैं या समाज में परिसर में हमें अच्छे दिखते हैं, और इनको हमने कैद कर लिया तो हमें अच्छा लगेगा क्या नहीं, इसके बारे में भी हमें सहमत अभिव्यक्ति लिखना होता है।
तो उत्तर है क्यों पशु पक्षियों को पालना उचित है। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं को डर लगता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहा तो वृक्षों की ऊंची फुगनियों पर मस्ती, वहाँ छोटे छोटे पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को स्वतंत्रता छीनना नहीं चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन भी लगाए रखा है, पशु पक्षियों को हम कैद करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए उनका निसर्ग है, निसर्ग में उसको घूमने की क्या है स्वतंत्रता है। इसलिए पशु पक्षियों को घर में कैद रखना बुरा माना जाता है। मयूर सर कंटिन्यू करू, 8:50 झालेले आहे हो की सर. थांबू? थांबवा सर. हा, काही डाऊट वगैरे विचारा.